हे गाइस, वेलकम टू सोर्स पॉइंट। आज हम लोग डिस्कस करेंगे वीज़न आइज की करंट अफेयर्स जो कि हमारी अप्रैल मंथ की है। तो काफ़ी टॉपिक हमारी कंप्लीट हो चुकी है। इन्वायरमेंट की हम लोग टॉपिक देख रहे थे, तो यहाँ पे स्टार्ट करेंगे आज हम लोग न्यू इमिशन नॉर्म्स फॉर कोल फायर्ड पावर प्लांट। तो देखेंगे इसके बारे में क्या न्यू नॉर्म्स आया है, इसके बारे में आपको डिटेल पता चलेगा। फिर ग्लोबल एनर्जी रिव्यू 2021 देखेंगे एंड इंडियन राइनो विजन 2020, यानी कि इंडियन राइनो जो है उसको कंजर्व करने के लिए कुछ यहाँ पे आपका फिर से प्लान लाया जा रहा है। तो एक्चुअली ये 2020 का ही प्लान है, तो उसे फिर से देख लेंगे कि क्या बातें रखी गई थी और फिर सारी चीज़ें आपकी यहाँ पे रिवाइज भी हो जाएगी। साथ ही दो आर्टिकल है, एक तो है अर्थक्वेक मैनेजमेंट में एंड सेकंड वन इज़ क्लाउड बर्स्ट। तो ये दोनों टॉपिक आपका ज्योग्राफी के अंदर आता है, तो इसके बाद आपको एक ज्योग्राफी करके लेसन मिलेगी। तो उसमें क्या है कि आप लोग हमेशा कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैम ज्योग्राफी की यहाँ पे कोई भी करंट अफेयर से रिलेटेड टॉपिक नहीं होते, बट विज़न आईएएस में क्या है कि इन्वायरमेंट सेक्शन में ही आपका ज्योग्राफी इंक्लूडेड होता है। तो फिर भी मैं यहाँ पे जो भी ज्योग्राफी की टॉपिक होती है उसको मैं अलग करके आप लोगों को बता ही देती हूँ हर मंथ, तो ये भी आपका ज्योग्राफी का यहाँ पे कवर अप हो जाएगा। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले वाली लेसन अगर आप लोग नहीं देखे हो तो आई बटन पे क्लिक करके ज़रूर देख लीजिए, या फिर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। प्लेलिस्ट में आइए, हर एक मंथ की आपको यहाँ पे विज़न आइज की मैगजीन्स देखने को मिलेगी। एंड यस, फेव मंथ का भी आपका साइड बाय साइड लेसन आ रहा है, और मार्च मंथ की उसके बाद मैं ज़रूर स्टार्ट करूँगी। कोई भी मंथ आपका छूटेगा नहीं, सारी कवर हो जाएगी। बस थोड़ी सी डिले हो गई क्योंकि ये ओवरलैप हो जाता है ना, बैक टू बैक PD 365 कवर करना था, तो इसलिए थोड़ा सा ये आपका मार्च मंथ की स्किप हो गई, बट कोई नहीं, वो टाइम टू टाइम आपकी कवर हो जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपनी आज के लेसन। तो आते हैं नेक्स्ट, न्यू इमिशन नॉर्म्स फॉर कोल फायर्ड पावर प्लांट। न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि जो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज है, उनके द्वारा एक डेडलाइन रखा गया है थर्मल पावर प्लांट के लिए, जो कि अप टू 3 इयर्स तक है, कि वो यहाँ पे इमिशन नॉर्म्स जो भी हमारे देश में है उसको कंप्लाई करे। जो भी इमिशन नॉर्म्स लेकर, यानी कि कोई भी गाइडलाइंस जो लेकर आया गया है कि कितना हमें जो अपनी कार्बन डाइऑक्साइड है या फिर ग्रीन हाउस गैसेस की इमिशन है उसको कम करना है। तो ऑलरेडी आप लोग जानते हो कि थर्मल पावर प्लांट से रिलेटेड हम लोग बहुत सारे आर्टिकल ऑलरेडी डिस्कस किए कि थर्मल पावर प्लांट कितना कंट्रीब्यूट करते हैं, चाहे वो सल्फर डाइऑक्साइड की इमिशन हो, चाहे मीथेन की हो, कार्बन मोनोऑक्साइड की हो, कार्बन डाइऑक्साइड की हो, और भी बहुत सारे यहाँ पे ग्रीन हाउस गैसेस की इमिशन होती है थर्मल पावर प्लांट से। तो उसके लिए बहुत सारी टेक्नोलॉजी भी अवेलेबल है, जो कि कई बार हमारे इंडियन जो थर्मल पावर प्लांट है उनको सजेस्ट भी किया जाता है कि आप ये सारे टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें, जिससे कि एटलीस्ट थोड़ी सी कम हो पाएगी इमिशन। तो देखते हैं, इस बार यहाँ पे 3 साल तक का जो है यहाँ पे आपका डेडलाइन रख दिया गया है। 2015 में मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के द्वारा नोटिफाई किया गया था कि इन्वायरमेंटल नॉर्म्स होनी चाहिए। इन्वायरमेंटल नॉर्म्स किस चीज़ के लिए? तो पर्टिकुलेट मैटर के लिए, जो कि 2.5 और 10 है। आपके लिए एक क्वेश्चन है यहाँ पे कि PM 2.5 एंड PM 10 इन दोनों में से मोस्ट डेंजरस कौन होते हैं हमारे ह्यूमन हेल्थ के लिए? ओके, फर्स्ट क्वेश्चन है। देखिए, बीच बीच में मैं क्वेश्चन पूछते रहूँगी, तो एक इंटरैक्टिव सेशन होता है कि जिससे भी आप भी अपना आंसर दे सको और थोड़ा सा आप भी एक्टिव मोड में रहो। ओके, ऐसा नहीं तो लगता है कि मैं बस एक साइड से पढ़ा रही हूँ, आप लोग सुन रहे हो, पता नहीं सो के सुन रहे हो, चल के सुन रहे हो, या काम करते हुए सुन रहे हो, या बैठ के सीरियसली सुन रहे हो। लेकिन हाँ, वही है कि आपके माइंड को एक्टिव करने के लिए मैं क्वेश्चन बीच बीच में पूछते रहूँगी। तो PM के लिए यहाँ पे आपका इन्वायरमेंटल नॉर्म्स रखा गया था पर्टिकुलेट मैटर के लिए, एंड देन सल्फर ऑक्साइड के लिए, नाइट्रोजन ऑक्साइड के लिए, मर्करी के लिए, वाटर के लिए, जो कि काफ़ी यूज़ किया जाता है कि जिससे कि फॉर कोल बेस्ड जितने भी थर्मल पावर प्लांट होते हैं ना, उनमें ये सारे जो है आपके इमिशन होते हैं। तो इनिशियली क्या है कि इंडिया में अगर हम लोग देखें तो 2017 जो है वो डेडलाइन था थर्मल पावर प्लांट के लिए कि फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन यूनिट जो है इसको इंस्टॉल करना, जो कि यहाँ पे सल्फर डाइऑक्साइड की इमिशन को कट करेगी। इससे रिलेटेड आपको एक न्यूज़ भी याद आ रही होगी, जो मुझे याद आ रही है कि एक कोई रिपोर्ट है जिसमें कि ये बताया गया था कि हम लोग वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा, यानी कि टॉप में आते, फर्स्ट नंबर पे आते सल्फर डाइऑक्साइड को इमिट करने में, वो भी थर्मल पावर प्लांट में। बट दिस वाज पोस्टपोन्ड, यानी कि 2017 ही डेडलाइन थी, बट ये इसको पोस्टपोन करके 2022 रख दिया गया। तो ये डेडलाइन जो है ये आपका दिसंबर 2022 तक है, जिसमें कि सारे पावर स्टेशन जो हमारे देश में हैं, अगर उसमें ये इस तरीके की टेक्नोलॉजी, आगे देखेंगे ये क्या टेक्नोलॉजी है, फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन, तो उसको इंस्टॉल करने की बात की गई थी। अब देखते हैं यहाँ पे कि फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन है क्या। इसको FDGD भी कहा जाता है। एक्चुअली इट इज़ अ सेट ऑफ टेक्नोलॉजी, एक टेक्नोलॉजी है जिसको कि यूज़ किया जाता है सल्फर डाइऑक्साइड को रिमूव करने के लिए। जैसे कि आप देखो कि फ्लू गैसेस जो एग्जॉस्ट होते हैं ना, उससे सल्फर डाइऑक्साइड को ये रिमूव कर देता है, जो फर्नेस में, बॉयलर में, या फिर कोई और प्रोसेसेस में ये आपका जनरेट होता है। तो थर्मल प्रोसेसिंग के कारण इस तरीके के सल्फर डाइऑक्साइड गैसेस जो है वो आपका जनरेट होता है, बट इसको रिमूव कर दिया जाएगा अगर हम लोग थर्मल पावर प्लांट में फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन टेक्नोलॉजी को लगाते हैं। तो इसमें क्या है कि आप देखो कि इसमें वेट स्क्रबिंग है, ड्राई स्क्रबिंग
स्क्रबिंग है दोनों। वेट स्क्रबिंग मोस्ट कॉमन होता है, यानी कि एक तरीके का ये प्रोसेस होगा और ये हाईली रिलायबल है, एनर्जी है और यूटिलिटी सेविंग भी है। इट मीन्स कि आप जितनी भी यहाँ पे टेक्नोलॉजी है उसमें सबसे बेस्ट है फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन, जो कि हमेशा बार बार कहा जा रहा है। अभी तक हमारे जितने भी थर्मल पावर प्लांट है ना, एक दो ही में आप देखोगे ये टेक्नोलॉजी को यूज़ किया जाता है, बाकी कोई ऐसे अभी थर्मल पावर प्लांट नहीं है। यहाँ पे एक बार और देख लेते हैं इस बोर्ड के बारे में, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के बारे में। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये होता है कि ये बोर्ड बनाई किस कानून के द्वारा है। तो आप लोग कंफ्यूज होते हैं कि वेदर इट वाज कंस्ट्रक्टेड अंडर द वाटर एक्ट और एयर पोल्यूशन एक्ट और इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट। ओके फाइन, सो ये एक कन्फ्यूजन पॉइंट है। लेकिन आप देखो कि सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ये हमारा जो इस्टेब्लिश किया गया था, कंस्टिट्यूट किया गया था, ये वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1974 के तहत किया गया था। सो ये कानून के द्वारा ये बोर्ड बनाया गया। तो यानी कि ये बॉडी आप हमारी जो है स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन है, जो भी कानून के द्वारा बनाई जाती है। साथ ही यहाँ पे क्या है कि जो भी इनके पावर और फंक्शन है, सबसे पहला बात है कि बॉडी को इस्टेब्लिश किया गया है वाटर एक्ट के थ्रू, लेकिन इसको जो पावर और एक्शन मिला है, फंक्शन मिला है, ये जो भी काम करते हैं और जो भी इनका पावर है वो एयर एक्ट के थ्रू मिलता है, जो कि 1981 का है। तो ये दोनों बहुत कंफ्यूजिंग है, इसको ध्यान रखिएगा। साथ ही ये एक फील्ड फॉर्मेशन करते हैं और साथ ही टेक्निकल सर्विस भी प्रोवाइड करते हैं मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट को, और जो कि यहाँ पे प्रोविजन किसके तहत है, तो इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के तहत है। तो ये एक ऐसी बॉडी है जिसमें कि 3 कानून ऑलरेडी इंक्लूडेड है, वाटर एक्ट, एयर एक्ट और इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट। बट ये तीनों कानून से इनको डिफरेंट चीज़ें करने को मिलती है। एस्टैब्लिशमेंट हुआ है वाटर एक्ट के थ्रू, पावर और फंक्शन है एयर एक्ट के थ्रू, और साथ ही साथ आप देखो जो मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट को ये टेक्निकल सर्विस प्रोवाइड करते हैं, तो वो इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के थ्रू करते हैं। ठीक है, ऑल क्लियर, क्लिनिक ऑल क्लियर। तो यहाँ पे ये बात हो गई। अब देखते समझते कि न्यू गाइडलाइन की हमें ज़रूरत क्यों पड़ी, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग इस चीज़ को तो पिछले पता नहीं मैं 1 साल से तो पढ़ा ही रही हूँ, तो मुझे लगता है कि मैं कई बार पढ़ा चुकी हूँ। ऑलमोस्ट इन एवरी मंथ हम लोग इन्वायरमेंट सेक्शन में ये टॉपिक तो पढ़े ही है, लेकिन फिर भी न्यू गाइडलाइन आया। क्यों न्यू गाइडलाइन आया? आप लोग देखो, अधिकतर जो हमारे देश में थर्मल पावर प्लांट है ना, उसमें कोयले यूज़ होते हैं। और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताती हूँ यहाँ पे, जो इस मैगजीन में नहीं है। एक्चुअली जो कोयला है ना, वो हमारे देश में भी प्रोडक्शन होती है उसकी, बट हमारे देश में जो प्रोडक्शन होती है ना, वो बहुत लो क्वालिटी की होती है। जो हमारे थर्मल पावर प्लांट को ज़रूरत होती है, उसकी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो पाती है उस कोयले से जो हमारे देश में प्रोडक्शन होती है। तो जितना अमाउंट ऑफ प्रोडक्शन हमारे देश में होता है, उतनी अमाउंट ऑफ प्रोडक्शन हम लोग दूसरे कंट्री से जो है, अमाउंट ऑफ इम्पोर्ट हम लोग दूसरे कंट्री से कराते हैं। तो इसलिए आप देखोगे कि इम्पोर्ट भी हमारा कोयले में बहुत ज़्यादा है। और क्योंकि हम लोग बाहर के देशों से मंगाते हैं, मेनली हम लोग चाइना वगैरह से कोयला मंगाते हैं, क्योंकि उनकी क्वालिटी बहुत अच्छी होती है और वो क्वालिटी हमें चाहिए होती है। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। और कोयला बेस्ड जो पावर है वो रिसोर्स इंटेंसिव है और पॉल्यूटिंग इंडस्ट्री है। जहाँ कोयला इस्तेमाल होता है वहाँ पे जो है पोल्यूशन बहुत भर भर के होता है, ये आपको पता है, जिसके कारण आपको एयर पोल्यूशन देखने को मिलता है। और मेजर पॉल्यूटेंट है क्या? कोल का इस्तेमाल जो पावर प्लांट में किया जाता है, उससे सबसे ज़्यादा जो है कौन कौन से गैसेस निकलते हैं, तो नाइट्रोजन ऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड है और पार्टिकुलेट मैटर है, जो कि हमारे हेल्थ के लिए और जितने भी जीव जंतु हैं उनके हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा घातक है। अगर हम लोग सेंटर फॉर साइंस एंड इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग देखें तो ये बताया गया है, थर्मल पावर प्लांट पे मोर देन 60% जो टोटल इंडस्ट्री इमिशन है वो पर्टिकुलेट मैटर की होती है। 45% यहाँ पे सल्फर डाइऑक्साइड का होता है, 30% नाइट्रोजन ऑक्साइड का होता है और मोर देन 80% जो है वो मरकरी का होता है। तो ये मरकरी है, लगता है मैं स्टार्टिंग में मीथेन बोल दी थी, है ना, मरकरी है। मैं भी थोड़ा कंफ्यूज हो जाती हूँ। तो वही बात है कि मेरी भी रिवीजन नहीं, लैक ऑफ रिवीजन है, इसलिए मैं भी कंफ्यूज होती हूँ। बट आप कंफ्यूज मत हो, रिवीजन करते रहिए, आप लोग को एग्जाम भी देना। तो ये बात है, ठीक है। तो आई थिंक कि अब आप लोग नहीं भूलोगे कि यहाँ पे मीथेन नहीं, यहाँ पे मरकरी है, क्योंकि मैंने यहाँ पे मिस्टेक किया है। तो यही चीज़ है कि जब आप एक बार मिस्टेक कर लेते हो तो आई थिंक बाद में फिर आपको वो चीज़ें दिमाग में रहती है कि हाँ यहाँ मिस्टेक हुआ है, वो फिर आपको रिकवर करेक्ट करने में ज़्यादा आसानी होती है। जो इमिशन होता है थर्मल पावर प्लांट से, इससे क्या होता है, सबसे पहले लंग डिजीजेस होती है, एसिड रेन देखने को मिलेगी। एसिड रेन कहने का मतलब है कि एयर पोल्यूशन इतना ज़्यादा हो चुका है, हमारे एटमॉस्फेयर इतने गंदे हो चुके हैं गैसेस से, कि जो रेन होता है ना उसमें सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड्स की मात्रा ज़्यादा होती है। तो वो जो एसिड रेन भी होता है जिसमें एसिड की मात्रा ज़्यादा होती है, तो उससे हमारे ह्यूमन हेल्थ और जितने पेड़ पौधे और स्पेसीज होते हैं, जीव जंतु होते हैं, वो सबके शरीर पे ये घातक होता है, ठीक है। तो एसिड रेन से भी बहुत सारी डिजीजेस जो है वो ऑटोमेटिक आती है। एंड 1+ यहाँ पे स्मॉग है, ठीक है।
तो ये लंग डिजीजेज होती है, एसिड रेन होता है और स्मॉग है। 2015 तक क्या था कि जो हमारे देश में पावर प्लांट है उनको यहाँ पे ज़रूरत है कि जो यहाँ पे सिर्फ पीएम इमिशन नॉर्म है ना, यानी कि पर्टिकुलेट मैटर का जो इमिशन नॉर्म है उसी को फॉलो करना था। बट आप जानते हो कि धीरे धीरे हमारे यहाँ और पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड में ये जो क्लाइमेट चेंज का फंडा है और इसकी जो इम्पैक्ट है वो बढ़ती ही जा रही है। 2015 में जो आईपीसीसी थी, यानी कि इंटर गवर्नमेंटल जो आपका पैनल था क्लाइमेट चेंज के ऊपर, उनके द्वारा कहा गया था कि 1.5 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा टेम्परेचर नहीं बढ़ना चाहिए। बट ठीक है, इतना तो नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी हमारी टेम्परेचर बढ़ती ही जा रही है। तो इसके कारण हम लोग देख रहे हैं कि और भी जो गैसेस की इमिशन हो रही है उसको कट डाउन करना ज़रूरी है। तो इसलिए अभी तक देखो कि पहले क्या था ना कि कोई भी रेगुलेशन नहीं था सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड और मरकरी को लेकर। स्टार्टिंग में क्या था 2015 में कि सिर्फ यहाँ पे पर्टिकुलेट मैटर को ही लेकर था, और क्योंकि इसी पे ज़्यादा फोकस किया जा रहा था क्योंकि और भी कंट्री फोकस कर रही थी। जैसे आप देखो कि चाइना हो गए, यूएस हो गए, यूरोप हो गए, ये भी अपने देश में इसी तरीके से पीएम जो पर्टिकुलेट मैटर है उसी के इमिशन में वो भी काम कर रहे थे कि इमिशन इसकी कट डाउन करनी है। बट अब क्या है कि अब नए नए हम लोग इसलिए इस गाइडलाइन ला रहे हैं क्योंकि हमें सल्फर डाइऑक्साइड हो गया, नाइट्रोजन ऑक्साइड हो गया, मरकरी हो गया, इसके भी इमिशन को कंट्रोल करना ज़रूरी है। अब यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो ये देखिए सल्फर डाइऑक्साइड है, ये नाइट्रोजन ऑक्साइड है, ये पर्टिकुलेट मैटर 2.5 है। ओके, तो यहाँ पे हमारे इंडिया का ये आप देखो तो इमिशन सोर्सेज क्या क्या हैं। तो पावर बताया जा रहा है, इंडस्ट्री है, बिल्डिंग है, ट्रांसपोर्ट है, एग्रीकल्चर है और अदर सेक्टर्स, यहाँ पे एनर्जी सेक्टर्स है। तो सबसे ज़्यादा अगर हम लोग देखें सल्फर डाइऑक्साइड का, तो सबसे ज़्यादा सल्फर डाइऑक्साइड जो निकलती है वो हमारे पावर सेक्टर से निकलती है, ये थर्मल पावर प्लांट से, ठीक है। उसके बाद इंडस्ट्री वगैरह है, जितनी भी प्रोसेसेस इंडस्ट्री है जो मैन्युफैक्चरिंग है वो वाली है। उसके बाद बिल्डिंग है, और बहुत कम मात्रा में आपको देखने को मिलेगा कि ट्रांसपोर्ट है, फिर एग्रीकल्चर, अदर एनर्जी सेक्टर। मेजोरिटी आपको 3 याद रखना है। तो सल्फर डाइऑक्साइड का सबसे ज़्यादा कहाँ से है, तो थर्मल पावर प्लांट है, टीपीपी है, फिर उसके बाद आपका इंडस्ट्री है, एंड देन आपका यहाँ पे बिल्डिंग वगैरह है, ठीक है, फाइन। आते तो यहाँ पे अगर हम लोग सल्फर डाइऑक्साइड तो देख लिए, नाइट्रोजन ऑक्साइड के बारे में अगर हम लोग देखें यहाँ पे, तो सबसे पहले कौन सी यहाँ पे है जिसमें कि सबसे ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा कि प्राइमरी इमिशन सोर्सेज है। सो दिस इज़ 39% विच इज़ बाय ट्रांसपोर्ट। सो सबसे पहले ट्रांसपोर्ट हो गया, एंड देन यहाँ पे पावर है, एंड देन यहाँ पे आपका इंडस्ट्री है जिसमें कि प्रोसेसेस सब कुछ इंक्लूड है। सो यहाँ पे TPI हो गया। नेक्स्ट कमिंग टू द पर्टिकुलेट मैटर जो कि 2.5 का है। तो 2.5 में अगर हम लोग देखें तो सबसे ज़्यादा जो सोर्सेज होती है वो कंस्ट्रक्शन वगैरह होता है, जिसमें कि आपका बिल्डिंग्स आ जाएगा। तो कंस्ट्रक्शन या बिल्डिंग आप लोग इस तरीके से ध्यान रखिए। एंड सेकंड वन इज़ इंडस्ट्री। तो सबसे बड़ा आप लोग देखिए जितना भी डस्ट है, और डस्ट जिस भी चीज़ें से आता है, जैसे कि आपको कंस्ट्रक्शन वगैरह देखने को मिलेगा, तो ऑब्वियसली वहाँ पे आपका पर्टिकुलेट मैटर 2.5 वो आपका ज़्यादा एक इमिशन सोर्सेज है। तो ये बहुत अच्छी ग्राफ है जिसमें आपका क्लियर कॉन्सेप्ट होगा कि सल्फर डाइऑक्साइड की सोर्सेज क्या है, नाइट्रोजन ऑक्साइड की हो गई या फिर PM 2.5 की हो गई। ओके, अब देखते हैं जो न्यू गाइडलाइंस लाया गया है उसमें क्या क्या हाईलाइटेड है, क्या क्या यहाँ पे काम किया जाएगा। सबसे पहले है कि यहाँ पे टास्क फोर्स को क्रिएट किया जाएगा। टास्क फोर्स कहने का क्या मतलब है, टास्क फोर्स वैसे होते हैं जो टास्क दिया जाएगा, यहाँ पे टास्क को डिवाइड किया जाएगा कि एक्चुअली जो इमिशन कंट्रोल करना है तो उसमें क्या क्या काम हमें करने की ज़रूरत है, और एक टास्क फोर्स बनाया जाता है जो कि पूरी तरीके से एक बॉडी है। तो यहाँ पे एक टास्क फोर्स जो यहाँ पे बनाया गया है वो यहाँ पे सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है। ऑब्वियस है क्योंकि हम लोग यहाँ पे पोल्यूशन भी कम करना चाह रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पे सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है। वो यहाँ पे थर्मल पावर प्लांट को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किए हैं। 3 कैटेगरीज में उनके लोकेशन के बेसिस में जहाँ जहाँ वो लोकेटेड है। सो कैटेगरी A, कैटेगरी B एंड देन कैटेगरी C। तो कैटेगरी A में है यहाँ पे कि वो वैसे थर्मल पावर प्लांट जो कि 10 किलोमीटर्स के अंदर में है, वो NCR वाला रीजन है ना, दिल्ली NCR नेशनल कैपिटल रीजन, तो उसके अगर 10 किलोमीटर्स के विद इन है, और अगर सिटीज़ है जहाँ पे 10 लाख पॉपुलेशन या फिर इससे ज़्यादा है, तो वो यहाँ पे न्यू इमिशन नॉर्म्स को बाय द एंड ऑफ 2022 वो इसको कंप्लाई करेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे कैटेगरी है कैटेगरी B विच इज़ सेकेंड। तो यहाँ पे नॉन अटेनमेंट सिटीज़ है, वैसे सिटीज़ जो कि आपका नेशनल एम्बियंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स के अंदर नहीं आते हैं, और वो जो कि 10 किलोमीटर्स के अंदर होनी चाहिए। क्रिटिकली पॉल्यूटेड एरिया जो कि यहाँ पे नॉर्म्स क्रिटिकली पॉल्यूटेड जो एरिया है, यानी कि वहाँ पे पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है और 10 किलोमीटर्स के अधीन वो एरिया है, तो वो भी यहाँ पे नॉर्म्स फॉलो करेंगे बाय 31 दिसंबर 2023। नेक्स्ट यहाँ पे कैटेगरी C है जो कि कोल फायर्ड पावर प्लांट से रेस्ट ऑफ द एरिया में, जो कि ये तो आपका दिल्ली NCR वाला रीजन हो गया, साथ ही मोस्ट पॉल्यूटेड रीजन हो गया। इसके अलावा जितने भी क्षेत्र बचे हैं वो सारे क्षेत्र में जहाँ पे भी कोल फायर्ड पावर प्लांट है, वैसे पावर प्लांट जो कि कोल बेस्ड है, तो वहाँ पे न्यू स्टैंडर्ड जो यहाँ पे फॉलो किया जाएगा वो 31 दिसंबर 2024 से किया जाएगा। ठीक है, तो इस 3 तरीके से रखा गया है, डिवाइड किया गया है कि सबसे पहले फोकस किया जाएगा NCR वाले रीजन में, देन उसके बाद आएंगे मोस्ट पॉल्यूटेड सिटीज़ में, एंड देन
आएंगे जो रेस्ट ऑफ द एरिया बच गया होगा। सो ये 3 मेजर क्लासिफिकेशन है, इसको याद रखिएगा। देखिए जो रिटायरमेंट का ग्राउंड है उसको यहाँ पे एग्जेम्पशन किया गया है। थर्मल पावर प्लांट जो है वो यहाँ पे डिक्लेयर किया है कि रिटायर जो 31 दिसंबर 2025 का, वो ज़रूरी नहीं है कि आप स्पेसिफिक नॉर्म्स को वो फॉलो करें। यानी कि वैसे थर्मल पावर प्लांट जिनको कि 2025 के बाद काम नहीं करना है, तो वो जो नया अभी जितने भी चीज़ें हम लोग डिस्कस करें उसको वो लोग फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। पेनल्टी प्रोविज़न की बात करें कि अगर वो इस तरीके के नॉर्म्स के तहत नहीं आते हैं और ये सारी बातें नहीं मानेंगे, फॉलो नहीं करेंगे, तो अगर नॉन कंप्लाइंसेस के केस देखें तो पेनल्टी जो है वो अप टू पर यूनिट के हिसाब से 0.2 रुपीज़ लगेगा। ठीक है, वो इलेक्ट्रिसिटी जितना जनरेट होगा ना पावर प्लांट में, उसके हिसाब से यहाँ पे यानी कि एक यूनिट में 0.2 रुपीज़ यहाँ पे देना होगा। फाइन, ये पेनल्टी है। अगर वो यहाँ पे रूल्स रेगुलेशन को फॉलो नहीं करेंगे थर्मल पावर प्लांट, देन उनको यहाँ पे देना होगा। लेकिन ठीक है, ये सारे गाइडलाइंस लाए हैं, लेकिन इसके अलावा भी कहा जा रहा है कि काफ़ी इश्यूज़ होंगे इनको इम्प्लीमेंट करने में। तो कोई भी गाइडलाइन बहुत आसानी से इम्प्लीमेंट नहीं किया जा सकता है, क्योंकि आप देखो कि हमारे पूरे देश में जितने भी थर्मल पावर प्लांट है उसकी लोकेशन आपको डिफरेंट देखने को मिलती है, और हर लोकेशन के हिसाब से जो प्रॉब्लम है वहाँ पे अलग है। हर एरिया की प्रॉब्लम अलग है, वहाँ पे कंडीशन अलग है। तो एक ही जो गाइडलाइंस लाया गया है वो हर एक जगह फिट हो, सूट करे, ये पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो सबसे पहली बात है कि पेनल्टी रिजिम जो है वो बहुत वीक है। जैसे आप देखो कि पेनल्टी जो है वो जनरेशन बेस्ड है, तो जो फ़ाइन है वो स्मॉलर कैपेसिटी का लगाया गया है। यानी कि एक यूनिट में अगर 0.2 रुपीज़ ही अगर आप यहाँ पे फाइन कर रहे हो तो कौन इसको सीरियस लेगा, आप समझ सकते हो। थोड़ा ज़्यादा आपको पेनल्टी कैश रखना चाहिए जिससे कि डरे, थोड़ा एक डिटरेंस तो क्रिएट हो। इसमें क्या डिटरेंस क्रिएट होगा? सेकेंड है कि कॉम्पनसेशन जो डिज़ाइन किया गया है वो पॉल्यूटर्स को ही फेवर कर रहे हैं, ऐसा यहाँ पे प्रॉब्लम कहा जा रहा है। इट मीन्स कि यहाँ पे हम लोग को कॉस्टलियर टेक्नोलॉजीज़ में इन्वेस्ट करना चाहिए, जैसे कि फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन, जो कि कॉस्ट आप देखो कि 45 लाख पर मेगावाट के लिए आते हैं। तो ये काफ़ी कॉस्टलियर है। तो जो भी गाइडलाइंस ला रहे हैं उसमें इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत थी, बट इन्वेस्टमेंट के बारे में तो ज़ीरो बात किया गया है। तो ये सही कहा गया है, मुझे भी इसमें यही कमी लग रहा है कि अगर हम लोग कह रहे हैं कि जो इमिशन है वो कम होगा इन सारे टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके, तो फिर ये सारे टेक्नोलॉजी के लिए कोई तो इन्वेस्ट करे, तभी तो हमारे यहाँ के थर्मल पावर प्लांट इसको यूज़ करेंगे। हमारे यहाँ की थर्मल पावर प्लांट कोल बेस्ड है, जो कि आप समझ सकते हो कि कोयले आज के भी दिन में हम लोग इस्तेमाल कर पा रहे हैं क्योंकि ये सस्ते अवेलेबल होते हैं और बहुत सारी रीज़न है। लेकिन इसको अगर आप लोग इसका अगर ऑल्टरनेटिव लाना चाहते तो उसके लिए ज़रूरी होगा कि हम लोग को कुछ अच्छा खासा इन्वेस्ट करने की ज़रूरत होगी। साथ ही थर्ड इशू क्या होगी, तो एग्जेम्पशंस टू ओल्ड प्लांट, यानी कि जितने भी पुराने थर्मल पावर प्लांट है उनको इस न्यू रूल से बाहर रखा गया है। एक नया कैटेगरी है जो भी जितने भी रिटायरिंग प्लांट्स है ना, तो उसके लिए बनाया गया था, वो भी करंट अमेंडमेंट में, बिना किसी स्पेसिफाइंग किए हुए कि ये सारे कौन कौन से इसके अंदर प्लांट्स आएंगे। देखिए एक तो होता है ना कि जैसे 4 प्लांट है, 4 थर्मल पावर प्लांट है, तो इसमें से 4 में से मान लीजिए कि 5 है, ठीक है, 5 में से 3 पुराने हैं लेकिन 2 आपके नए हैं। तो इसमें आपको बताना होगा ना कि हाँ, अगर आप पुराने प्लांट्स को बाहर रख रहे हो इस न्यू गाइडलाइन से, तो कितने पुराने को बाहर रख रहे हो और किसको किसको बाहर रख रहे हो, तो वो भी यहाँ पे क्लियर नहीं है। साथ ही अगर देखो ये पुराने को तो फेवर करते हैं इनएफिशिएंट पॉल्यूटिंग प्लांट से, जिसको शेड्यूल किया गया है कि 2025 तक वो रिटायर कर जाएंगे। साथ ही इम्प्लीमेंटेशन में डिले है, तो इम्प्लीमेंटेशन में डिले जो ये आपको इशू देखने को मिलता है ना, ये आप हर एक टॉपिक में लिख सकते हो, क्योंकि हर एक प्रोजेक्ट आप देखोगे कि वो इम्प्लीमेंटेशन जो है उसका बहुत डिले ही होता है। तो जो न्यू एक्सटेंशन है इसका मतलब है कि 72% जो कोल बेस्ड कैपेसिटी है अब वो कंटिन्यू होगा कि वो दूसरे 2-3 साल तक जो है ना वो पॉल्यूट करते ही रहेंगे। यानी कि आज के भी डेट में जो पोल्यूशन हो रहा है, आज के डेट में भी भारत का नाम सबसे टॉप में आ रहा है सल्फर डाइऑक्साइड के पोल्यूशन में। तो ये चीज़ें कंटिन्यू रहने वाली है अगले 2-3 साल तक भी। ऐसा नहीं है कि ये न्यू गाइडलाइन आई है और कल से ये इम्प्लीमेंट होना शुरू हो जाएगा, इसको इम्प्लीमेंट होने में भी 2 से 3 साल लगने वाले हैं। तो ये आप समझ सकते हो कि अभी पोल्यूशन को टैकल करना, इंस्टेंट टैकल करना, ये हमारे जो है इस तरीके का गाइडलाइंस नहीं है, और गाइडलाइंस है भी इस तरीके का, तो इम्प्लीमेंटेशन प्रोसीजर इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है हमारे यहाँ। सो दीज आर द गाइडलाइंस जो कि इम्प्लीमेंटेशन करने में ये इशू क्रिएट करेगा। वे फॉरवर्ड में बताया जा रहा है कि काफ़ी नेसेसरी है कि हम लोग एक स्ट्रिक्ट एक्शन ले। जितने भी थर्मल पावर प्लांट है जो कि 2022 का जो डेडलाइन है, अगर उसके टारगेट को मीट नहीं कर रहे हैं, उसके जो भी यहाँ पे गाइडलाइंस को मीट नहीं कर रहे, तो उनके अगेंस्ट में स्ट्रिक्ट एक्शन लेने की ज़रूरत है।
साथ ही साथ कुछ पुश करने की भी ज़रूरत है। इट मीन्स कि जैसे मेथनॉल इकॉनमी प्रोग्राम है, तो इस तरीके की भी एक प्रोग्राम को पुश करने की ज़रूरत है, जिसका एम है कि ग्रीन हाउस गैस की जो इमिशन है उसको कम करना, और जो इंडियन कोल रिजर्व्स है उसको कन्वर्ट करना, और जो म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्टेज है उसको कन्वर्ट करना मिथेनॉल में। तो ये चीज़ें होनी चाहिए, और ये हमारा बहुत अच्छा प्रोग्राम है। इसके बारे में पहले भी ऑलरेडी हम लोग डिटेल में देखें, आगे आने वाले दिनों में भी हम लोग पढ़ने वाले हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ी प्रोग्राम है और ये हमारे इकॉनमी में, सोशियो इकोनॉमिक में खास करके ये ज़्यादा इम्पैक्ट करेगा। तो ज़रूरी है कि एक तो जो भी हमारा गाइडलाइंस फॉलो नहीं कर रहे थर्मल पावर प्लांट, तो उसके अगेंस्ट में स्ट्रिक्ट एक्शन लेने की ज़रूरत है। साथ ही साथ आगे आने वाले जो भी यहाँ पे अच्छे प्रोग्राम लाए जा रहे हैं उसको जल्दी से जल्दी इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस टॉपिक, जिसमें कि हम लोग न्यू इमिशन नॉर्म्स की बात कर रहे हैं, वो भी कोल बेस्ड जो पावर प्लांट है ना उनके बारे में। तो आई होप कि आपको ये आर्टिकल समझ में आया होगा। साथ ही साथ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कि फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन के बारे में ज़रूर इसके बारे में ध्यान रखिएगा। एंड नेक्स्ट वन इसकी ये बॉडी जो कि काफ़ी कन्फ्यूज़न है और इस बॉडी में, और ये तीनों आपका कानून इसमें इम्प्लाई किया हुआ, तो इसलिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। क्यों ज़रूरत है न्यू गाइडलाइन की, और उससे भी ज़्यादा ज़रूरत है कि ये आपको पता होना चाहिए कि सल्फर डाइऑक्साइड का इमिशन सोर्सेज क्या है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का इमिशन सोर्सेज क्या है, और पीएम पार्टिकुलेट मैटर जो 2.5 है उसका सोर्सेज क्या है। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं जो कि है ग्लोबल एनर्जी रिव्यू 2021। सो ये न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि रिसेंटली इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी उनके द्वारा एक यहाँ पे रिपोर्ट, इट मीन्स कि आप रिव्यू कहो या रिपोर्ट कहो, ये आपका एनुअली इसको लाया जाता है, जो कि है ग्लोबल एनर्जी रिव्यू। और यहाँ पे जो एनर्जी डिमांड का डायरेक्शन है उसको एसेस किया जाता है, और कार्बन डाइऑक्साइड कितना इमिट हो रहा है उसको भी देखा जा रहा है। तो वो 2021 में अब यहाँ पे रिव्यू किया जाएगा इस साल, तो इसलिए यहाँ पे ग्लोबल एनर्जी रिव्यू लाया गया। इट मीन्स कि ओवरऑल आप देखो कि एनर्जी डिमांड को ही देखा जा रहा है कि किस तरीके से हमारे देश की या फिर ऑल ओवर द वर्ल्ड में एनर्जी का क्या डिमांड है, और कितना कोशिश कर रहे हैं लोग कि कार्बन डाइऑक्साइड की इमिशन कम हो सके। तो चलिए आगे बढ़ने से पहले हम लोग इस बॉडी के बारे में देखते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर अगर आप प्रीलिम्स की क्वेश्चन देखोगे तो इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के बारे में आपको देखने को मिलेगा। सो इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी की बात करें तो ये एक ऑटोनोमस इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, वो भी OECD के फ्रेमवर्क के तहत, और इसको जो हेड किए जाते हैं वो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होते हैं। गवर्निंग बॉडी है यहाँ पे, जो कि यहाँ पे डिसीजन लेते हैं, यानी कि डिसीजन मेकिंग बॉडी। अगर हम लोग इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी की देखें तो इट इज़ गवर्निंग बॉडी। साथ ही साथ यहाँ पे एनर्जी मिनिस्टर होते हैं और सीनियर रिप्रेजेंटेटिव होते हैं हर एक मेंबर कंट्री से। और नेक्स्ट देखते हैं, इस बॉडी को बनाया गया था 1974 में, जिससे कि कोऑर्डिनेट करने के लिए जितनी भी कलेक्टिव रिस्पांस है, मेजर जो डिसरप्शंस देखने को मिल रहा है हम लोग को ऑयल के सप्लाई में, तो मेनली जो इनका काम है ना कि जो ऑयल का सप्लाई होता है पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड में, तो वहाँ पे अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो उस तरीके से जो है यहाँ पे कलेक्टिव रिस्पांस में यहाँ पे ये हेल्प करते हैं एक साथ आकर सारे कंट्रीज़। मेनली आप देखो कि OECD है क्या, इसके बारे में पहले समझने का कोशिश कीजिए, तब ये आपको चीज़ें समझ में आएगी। देखिए OECD कहने का मतलब है कि एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। यहाँ पे टोटल आपको 38 कंट्रीज़ मेंबर कंट्रीज़ देखने को मिलेंगे, बट उसमें से कुछ कुछ आप देख लो, जो कि जर्मनी, डेनमार्क, फिनलैंड, फ्रांस, हंगरी, आइसलैंड, US, आयरलैंड, पोलैंड, कोरिया, लग्जमबर्ग, मेक्सिको एंड नीदरलैंड। तो टोटल आप इस तरीके से मैप में देख सकते हो कि यस ये पूरी तरीके से ये ऑस्ट्रेलिया है, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि कोरिया, जापान की है, और साथ ही यहाँ पे आप देख सकते हो यूरोप की कंट्री है और अमेरिका है यहाँ पे, और साथ ही साथ ये हमारा चाइल्ड भी हो गया। लेकिन व्हाट अबाउट इंडिया, हम लोग OECD के मेंबर नहीं हैं, ठीक है। मैं हमेशा बोलती हूँ जो भी ऑर्गेनाइजेशन आप पढ़ो सबसे पहले ये देखो कि उसमें हम लोग मेंबर कंट्री है कि नहीं है। नहीं है हम लोग मेंबर कंट्री, तो थोड़ा बहुत आप रिलैक्स हो सकते हो कि इस तरीके के ऑर्गेनाइजेशन से एटलीस्ट UPSC क्वेश्चन नहीं करती है, लेकिन फिर भी आपको हर एक ऑर्गेनाइजेशन के बारे में थोड़ा बहुत तो डिटेल पता होना चाहिए। तो यहाँ पे आप देखो कि जो मेनली ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ है तो वो कौन सी कंट्रीज़ होती है, तो मेनली आप देखो कि ये वेस्ट एशिया की कंट्रीज़ होती है। उसके बाद रशिया भी है यहाँ पे, वेनेजुएला भी है आपके, यहाँ पे अमेरिका में भी देखने को मिलेगा, US में भी देखने को मिलेगा। सो यहाँ पे ये सारे जो है ना ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ है और ये सप्लाई करते हैं। हम लोग भी बहुत भारी मात्रा में जो ऑयल परचेज करते हैं वो वेस्ट एशिया से करते हैं, जिसमें कि हमारा सऊदी अरेबिया, ईरान और इराक आते हैं, फर्स्ट टॉप 3 कंट्रीज़, ठीक है। तो इसलिए आप देखो कि इनके जो सप्लाई में अगर डिसरप्शंस हो जाते हैं तो ये अदर्स जो यहाँ पे कंट्रीज़ है ना OECD के मेंबर, जिनका काम है कि इकोनॉमिक क्षेत्र में यहाँ पे कॉपरेट करना, डेवलप करना, तो ये काम ये करते हैं, क्योंकि ऑयल जो है वो आप जानते हो कि कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण है, पूरे कंट्री की इकोनॉमिक उसमें डिपेंड होती है। अब ये देखिए वेस्ट एशिया में जितनी भी कंट्रीज़ है, चाहे वो
सऊदी अरेबिया हो या फिर ईरान हो या इराक हो, वो तेल में ही मालिक है। उनका तेल हमेशा आप देखो कि वो इतना ज़्यादा प्रोडक्शन करते हैं जिससे कि वो अपनी पूरी देश को चला पा रहे हैं। अगर कल को उनके अगर ऑयल प्रोडक्शन में कहीं पे भी प्रॉब्लम आती है, जैसे आपने देखा था कि सऊदी अरेबिया में एक ऑयल फैक्ट्री में जो है ड्रोन अटैक हो गया था, तो उस तरीके का अटैक होता है तो पूरी कंट्री में बहुत बड़ी प्रॉब्लम अराइज हो जाती है। तो ऑयल एक बहुत बड़ा मेजर आप देखो कि एक चीज़ है जिसके कारण जो है कंट्रीज़ की इकॉनमी स्टेबल हो पाती है। तो इसलिए ऑयल सप्लाई जो है ना वो डिसरप्ट नहीं होना चाहिए। और ऑयल जो है वो बहुत महंगे भी हो जाते हैं, कभी कभी प्राइस बहुत ज़्यादा डाउन भी हो जाता है। जैसे कोविड-19 के टाइम में आप देखो तो उस समय भी ट्रांसपोर्टेशन की प्रॉब्लम थी, और उस समय कोई भी ट्रांसपोर्टेशन जो है सारे ठप पड़े थे, सारे लोग घर पे थे, सब कुछ लॉकडाउन था, सब कुछ बंद था, तो ऑयल की ज़रूरत भी नहीं थी, क्रूड ऑयल की खास करके। तो इसीलिए ऑयल पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है, और ऑयल पे जो है देश बहुत अच्छे तरीके से टिकती भी है। इसलिए अगर ऑयल की डिसरप्शन, ऑयल की सप्लाई अगर डिसरप्ट होती है ना, तो उसका ऑल्टरनेटिव एक बेटर तरीके से होना चाहिए, जिससे कि किसी भी देश की जो इकॉनमी है ना वो एट अ टाइम जो है वो बर्बाद ना हो। तो इसलिए ओईसीडी का काम ये है कि ऑल्टरनेटिव तरीके से वो हेल्प करती है सारे कंट्रीज़ को। तो मेनली आप देखो कि ये एनर्जी पॉलिसीज़ पे ही ध्यान देते हैं, क्योंकि इकोनॉमिक डेवलपमेंट करनी है, एनर्जी सिक्योरिटी की बात है, और साथ ही साथ इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन की भी बात आती है। और ये सारी पॉलिसीज़ है जिसको हम लोग 3 E's ऑफ IEA कहते हैं, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी की यहाँ पे 3 E कहते हैं। 3 E's है, ठीक है। साथ ही यहाँ पे पॉलिसीज़ है जिससे कि हमारी रिलायबिलिटी, अफोर्डेबिलिटी और जो एनर्जी की सस्टेनेबिलिटी है वो यहाँ पे हमारा बढ़ेगा। साथ ही साथ आप देखो कि कोई भी कैंडिडेट कंट्री जो IEA के मेंबर है वो यहाँ पे मस्ट बी मेंबर ऑफ OECD, यानी कि अगर IEA के मेंबर है तो वो यहाँ पे OECD के भी मेंबर होनी चाहिए। अब इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट से आपका UPSC में क्वेश्चन पूछा गया है। अगर मुझे वो क्वेश्चन मिलता है तो मैं नेक्स्ट लेसन में यहाँ पे ज़रूर आपके साथ सॉल्व करना चाहूँगी, जिससे कि आपको पता चलेगा कि इस तरीके से मैगजीन से कैसे एक स्टेटमेंट से UPSC क्वेश्चन बना देती है और आप लोग वहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हो। तो यहाँ पे ये बातें हुई, साथ ही साथ इसके साथ और देखिए कि बहुत सारी रिक्वायरमेंट की ज़रूरत है, जैसे कि क्रूड ऑयल है या फिर प्रोडक्ट रिजर्व्स है, और कितना इक्विवेलेंट होना चाहिए, तो 90 डेज तक होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए हम लोग जो इंपोर्ट करते हैं ऑयल, तो एटलीस्ट जो है अगर मान लीजिए कि सऊदी अरेबिया, इराक, ईरान बहुत डिस्प्यूटेड कंट्रीज़ हैं, वो लोग कह दें कि नहीं हम लोग आपको ऑयल नहीं देंगे, तो एटलीस्ट इंडिया के पास ऑयल रिजर्व कितना होना चाहिए, 90 डेज़ का। इट मीन्स कि अगर वो हम लोग ऑयल नहीं दे हम लोग को, तो 3 महीने हम लोग चला सके, हमारे पास इतना रिजर्व्स होना चाहिए, ये चीज़ें कही जा रही है। साथ ही साथ एक डिमांड रिस्ट्रेंट प्रोग्राम भी होना चाहिए, जिससे जो नेशनल ऑयल कंजप्शन है ना उसे एटलीस्ट 10% तक कम करे। साथ ही कानूनी तौर पर ऑर्गेनाइजेशन हो जो कि कोऑर्डिनेटेड एनर्जी इमरजेंसी जो रिस्पांस मेजर्स है उसको ऑपरेट करे, वो भी नेशनल बेसिस पे। साथ ही कानून और मेजर्स होना चाहिए जो कि इस चीज़ को आप देखो कि सारे जो ऑयल कंपनीज़ है अपने जुरिस्डिक्शन के अंदर जो है वो इसको अपना काम कर सके। साथ ही मेजर्स भी लेने की ज़रूरत है, जिससे कि जो कैपेबिलिटीज़ है IEA के कलेक्टिव एक्शंस के को यहाँ पे शेयर करने का, जो इतनी भी कंट्रीब्यूट करने का कैपेबिलिटीज़ है उसको भी इंश्योर करने की ज़रूरत है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें ध्यान रखनी है। और इंडिया जो है एसोसिएट मेंबर बना है इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी का, तो कब बना था, 2017 में हम लोग एसोसिएट मेंबर बने थे। और 2018 में बहुत सारे क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन मुझे लगता है इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी से निकल कर आए थे। वो भी क्वेश्चन मैं कोशिश करूँगी कि नेक्स्ट लेसन पर ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर करूँ। तो ये आप लोग देख सकते हो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी और OECD, ये दोनों कैसे एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है और क्या काम है ये आप समझ गए। लेकिन अब हम लोग जो है सर्वे पे आते हैं, रिव्यू पे आते हैं कि एक्चुअली तो की फाइंडिंग क्या क्या है। सबसे पहले देखें कि अभी कोविड-19 का क्या इम्पैक्ट हुआ है इकॉनमी में। तो जैसा कि आपको पता ही है कि कोविड-19 पैंडेमिक, जो कि आज की डेट में भी आप देखो कि ग्लोबल एनर्जी डिमांड को काफ़ी हद तक इम्पैक्ट किया है। ग्लोबल जो इकोनॉमिक आउटपुट है ना वो एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि फिर से रिबाउंड होगा 6% तक, वो भी 2021 में। जिससे कि आप देखो कि जो ग्लोबल GDP है, इट मीन्स कि जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है वो हमारा 2% से ज़्यादा होगा। 2019 में तो बहुत लेवल डाउन हो गया था, हर एक कंट्री की GDP आप देख रहे थे नेगेटिव में चला गया था, बट चाइना को छोड़कर जो वायरस फैलाया था वो बहुत बल्ले बल्ले इस सिचुएशन में। बट हमारी GDP भी बहुत ज़्यादा डाउन चली गई थी, -23% तक चली गई थी, जो कि अब तक का सबसे लोएस्ट है। और साथ ही -7% से ये अप भी हो रहा है धीरे धीरे। तो यही बातें कही गई है कि चलिए ठीक है, 2021 में क्या है कि जो 2019 में बहुत कम हो चुका था उसके कंपैरिजन में 2020 में तो और भी कम हो गया था। 2021 में ये आपका बढ़ेगा और ग्लोबल जो GDP है वो 2% से ज़्यादा होने वाला है।
ग्लोबल एनर्जी डिमांड अगर हम लोग देखें तो ये भी बढ़ेगा, यानी कि इस साल 4.6% तक बढ़ेगा। अभी भी आप लोग देखो कि पिछले बार जो है सडन लॉकडाउन कर दिया गया था, सारी चीज़ें बंद हो गई थी, इवन इंडस्ट्रीज़ वगैरह सब बंद हो गई थी। लेकिन आज भी आप लोग देखो कि बंद तो हुआ है, लॉकडाउन हो रहा है, वो भी स्टेट वाइज लॉकडाउन हो रहे हैं, बट कुछ चीज़ों में छूट है। जैसे कि आज आप देखो कि कंस्ट्रक्शन वर्क में छूट है, तो बहुत सारी जगह पे ऐसे भी आपको छूट देखने को मिलेगा। तो हमारी जो एनर्जी डिमांड है ना, वो ऐसा नहीं है कि पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगी या कम हो रही है, तो ये बढ़ती ही जा रही है। तो इसलिए कहा गया है कि इस साल भी जो है इंस्टेड ऑफ वो लॉकडाउन होने के बावजूद भी जो है हमारी एनर्जी डिमांड बढ़ते जाएगी। अगर हम लोग देखें ग्लोबल ऑयल डिमांड, तो ये 20% तक जो है वो बिलो रहेगा जो प्री क्राइसिस लेवल था, यानी कि 2020 में मुझे लगता है कि जनवरी 2020 से हमारे यहाँ थोड़ा बहुत कोरोना के केसेस आने लगे थे। मार्च 2020 में जाकर वो लॉकडाउन लगा था, बट उससे पहले का जो सिचुएशन था उसमें हमारी ग्लोबल ऑयल डिमांड बहुत ज़्यादा थी। उसके कंपैरिजन में कहा जा रहा है कि आज के डेट में 20% ये कम रहेगा। ओवरऑल अगर हम लोग देखें तो ऑयल डिमांड जो है वो ऑलमोस्ट 9% तक डाउन रहेगा। ठीक है, कोल डिमांड अगर हम लोग देखें तो ये 4% तक अभी भी कम होगा। इट मीन्स कि ऑयल डिमांड हमारा बढ़ेगा, ओके, एनर्जी डिमांड हमारा बढ़ेगा, लेकिन कोल डिमांड हमारा घट रहा है। तो ये चीज़ देखना, हमारे देश का नहीं, पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड में ये कोल डिमांड जो है वो घट रहा है। लार्जेस्ट डिक्लाइन देखने को मिला कोल यूज़ का, वो भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए। साथ ही साथ रिन्यूएबल अगर यूजेस देखें वो यहाँ पे बढ़ रहा है, 2020 में 3% तक बढ़ा था, और ये कहा जा रहा है क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन जो है वो सोलर पीवी से और विंड एनर्जी से बहुत बड़ा था, इसलिए रिन्यूएबल एनर्जी से भी हम लोग देख रहे हैं कि एनर्जी सोर्सेज यहाँ पे बढ़ती जा रही है अप टू 3%। तो 2021 का यहाँ पे डेटा नहीं है कि कितना रिन्यूएबल सोर्सेज से ये बढ़ी है। रिन्यूएबल कहने का मतलब है कि नेचुरल सोर्सेज जैसे कि हमारा सन हो गया तो सोलर एनर्जी इस्तेमाल कर सकते हैं, विंड है तो विंड एनर्जी है, पानी है तो हाइड्रो एनर्जी है। तो इस तरीके से हम लोग जो है यहाँ पे डिफरेंट रिन्यूएबल सोर्सेज से रिन्यूएबल एनर्जी जनरेट करेंगे। तो इस चीज़ों को बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिया गया है। तो यहाँ पे आप लोग को इकोनॉमिक इम्पैक्ट अगर लिखना है तो इकोनॉमिक इम्पैक्ट में आप लोग ध्यान रखिए कि ग्लोबल एनर्जी डिमांड बढ़ रही है अभी, और ग्लोबल ऑयल डिमांड बढ़ रही है, लेकिन कोल बेस्ड जो यहाँ पे डिमांड है वो कम हो रही है, और रिन्यूएबल यूजेस बढ़ते जा रही है एनर्जी कंजप्शंस के लिए और साथ ही साथ इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए। ओके, ऑयल में देखते हैं कि स्पेशली फॉर ऑयल, तो ये जो स्लगिश डिमांड है ट्रांसपोर्ट ऑयल का, ये हमारा जो इमिशन है ना कहीं उसको रिबाउंड करने में मिटिगेट करेगा, यानी कि उससे हम लोग को थोड़ा सा निजात दिला पाएगा डिस्पाइट एन एक्सपेक्टेड एनुअल इंक्रीज़। यानी कि इस साल आप देखो कि 6.2% तक इंक्रीज़ हुआ है, लेकिन फिर भी कहा जा रहा है कि ठीक है, ट्रांसपोर्ट ऑयल का जो है कहीं ना कहीं ये जो डिमांड है ये हमारी इमिशंस को उसको कम करने में हेल्प करेगा। ग्लोबल ऑयल डिमांड जो है ये आज की भी डेट में आप देखो कि 2019 के लेवल से 3% ये कम है। साथ ही साथ अगर हम लोग देखें तो फुल रिटर्न यानी कि प्री क्राइसिस जो ऑयल डिमांड लेवल था ये हमारा पुशअप हो गया है। कार्बन डाइऑक्साइड की जो इमिशन है वो 1.5% तक बढ़ चुकी है हमारी, यानी कि जिस तरीके से अगर हम लोग कंपेयर करें कोरोना के पहले और अभी हम लोग कंपेयर करें तो उसके केस में कहा जा रहा है कि यहाँ पे ऑयल डिमांड जो है वो हमारा ऑयल डिमांड के कारण हमारा कार्बन डाइऑक्साइड जो इमिशन है ना वो बढ़ते ही जा रहा है और आगे भी बढ़ते ही जाएगा। तो ऑयल का तो खेल वैसे ही है। वहीं अगर हम लोग कोयले का खेल देखें तो जैसा कि कहा जा रहा है कि ग्लोबल कोल डिमांड 2020 में 21 में ये हमारे 2019 के लेवल से ज़्यादा होगा, और यहाँ पे 2014 में जो पिक था ना उसके कंपैरिजन में कहा जा रहा है कि 2014 में कोयले का जो यूज़ था वो बहुत पिक था और कोल का जो डिमांड था वो बहुत पिक था। लेकिन इस साल देखने को मिल रहा है कि 4.5% से ये राइज होगा। मोर देन 80% जो ग्रोथ है वो एशिया में होता है, और यहाँ पे वो भी आप देखो कि कोल के प्रोडक्शन में चाइना बहुत आगे है। चाइना अकेले जो है 50% जो ग्लोबल ग्रोथ है कोल का वो अकेले आपको चाइना में देखने को मिलता है। और पावर सेक्टर जो है वो सिर्फ यहाँ पे 50% जो ड्रॉप हुआ है क्रॉप कोल रिलेटेड इमिशन का 2020 में उससे रिलेटेड है। कहने का मतलब है कि 2020 में जो कोल रिलेटेड इमिशन था वो ओनली 50% तक ड्रॉप हुआ है, वो भी पावर सेक्टर में। बट जो रैपिड इंक्रीज़ हो रही है आज के डेट में आप देखो कि कोल फायर्ड जनरेशन जो है बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हुई है मेनली इन एशिया वाले रीजन में। इसका मतलब है कि जो पावर सेक्टर है वो यहाँ पे एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि फिर से 2021 में ये आपका 80% तक रिबाउंड करेगा, यानी कि फिर से ये वापस जो है इसकी डिमांड बढ़ जाएगी। एक बार आप कोल कंजप्शन आप देख सकते हो कि कैसे 2000 से 2021 तक यहाँ पे देखने को मिला है, यानी कि 2000 में और ये 2021 होगा। ओके, यहाँ पे आपका मिसप्रिंट है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि रेड वाली चाइना है, तो इसकी जो ऑयल कंजप्शन है कितना कोल कंजप्शन है कितना ज़्यादा बढ़ चुका है। वहीं अगर हम लोग बात करें
ये एडवांस इकॉनमी है, तो ये देखिए इसकी डाउन होते जा रही है, लेकिन कुछ और कंट्रीज़ है उसकी भी अप हो रही है। तो चाइना के मुकाबले में तो कोई भी कंट्री कहीं पे भी नहीं है। तो कोल कंजप्शन यहाँ पे जो कहा जा रहा है वो चाइना ही है, जो कि 50% से ज़्यादा ये ग्लोबल ग्रोथ हो रहा है कोल कंजप्शन में। तो ये भी ध्यान रखनी है। नेचुरल गैस के अगर फील्ड में देखें, यानी कि जितने भी फॉसिल फ्यूल है, नेचुरल गैस एक कोर्स फॉर बिगेस्ट राइज है। बहुत ज़्यादा इसका इस्तेमाल जो है वो बढ़ा है। अगर हम लोग 2019 के लेवल में देखें, नेचुरल गैस की जो डिमांड है वो 2021 में 3.2% तक ये बढ़ा है। जो कि आप देखो कि डिमांड सबसे ज़्यादा कहाँ बढ़ी है, तो एशिया में बढ़ी है, मिडिल ईस्ट में है, रशिया में है। तो ये एक्सपेक्ट लगाया जा रहा है कि जिस हिसाब से ये बढ़ते जा रहा है ना, उस हिसाब से हमारा जो ग्लोबल डिमांड है वो 1% से भी ज़्यादा होने वाला है। और इसको कंपेयर किया गया है 2019। यहाँ पे जितनी भी बातें हम लोग कर रहे हैं, जितनी भी डिमांड हम लोग ने देखा, वो सब जो है हम लोग 2019 के लेवल से ही यहाँ पे एक कंपेयर कर रहे हैं। तो 1% से ज़्यादा ये बढ़ने वाला है नियरली। अगर हम लोग देखें तो ग्लोबल डिमांड जो यहाँ पे ग्रोथ होगा 2021 में, तो 3 क्वार्टर देखने को मिलेगा। और 3 क्वार्टर कहाँ, तो 3 क्वार्टर आप देखो ये है इंडस्ट्री से, बिल्डिंग सेक्टर से। वहीं अगर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन अगर हम लोग नेचुरल गैस से देखें तो ये अभी भी कम होने वाला है। तो किस किस एरिया में हमारा नेचुरल गैस का इस्तेमाल बढ़ेगा ये आपको क्लियर होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में हमारी नेचुरल गैस की जो डिमांड है वो बढ़ेगी। हमारी जो नेचुरल गैस की डिमांड है वो यहाँ पे इंडस्ट्री और बिल्डिंग सेक्टर्स में ही बढ़ रही है। फाइन। तो लास्ट वन यहाँ पे और देखते हैं कि रिनेबल्स के क्षेत्र में। तो रिनेबल्स अगर हम लोग देखें तो इसकी सक्सेस स्टोरी तो रही है कोविड-19 एरा में। जो रिनेबल्स का डिमांड है वो 3% तक बढ़ चुका है, वो भी लास्ट ईयर में। और ये चीज़ देखने को मिला है कि हर एक सेक्टर में, हर एक जगह जो यहाँ पे रिनेबल की डिमांड है ना वो बढ़ती जाएगी। चाहे वो पावर सेक्टर हो, चाहे हीटिंग सेक्टर हो, चाहे इंडस्ट्री सेक्टर हो, चाहे ट्रांसपोर्ट सेक्टर हो, है कि नहीं। तो यहाँ पे जो एनर्जी जनरेशन हो रहा है हमारे रिनेबल सोर्सेज को इस्तेमाल करके, तो ये हम लोग देख रहे हैं कि बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। रिनेबल एनर्जी जनरेशन जो 2021 में है, ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि मोर देन 8% तक इसका इस्तेमाल किया जाएगा। और आगे सालों साल आप देखो कि ये जो है ना, इसकी ग्रोथ की रिकॉर्ड ये ब्रेक होते जाएगी। यानी कि हर एक नेक्स्ट ईयर्स जो है ये रिनेबल एनर्जी मेनली इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए ये काफ़ी हद तक ज़्यादा यूज़ होने लगेगा। तो आप लोग देखते हो कि सोलर पैनल का बहुत बड़े पैमाने पे यूज़ हो रहा है। बहुत सारे ऐसे एयरपोर्ट है जो कि सोलर पैनल पूरे बिछा कर जो है पूरा उसको कन्वर्ट कर दिया गया है रिनेबल एनर्जी में। साथ ही आप देखो बहुत सारे घर है जो कि अपने रूफ टॉप में सोलर पैनल लगा रहे हैं। बहुत सारे ऐसे रेलवे, अभी तो ये बात भी किया जा रहा है कि रेलवे स्टेशन को भी, रेलवे को भी पूरी तरीके से रिनेबल कन्वर्ट करने की कोशिश की जा रही है। तो ये बहुत अच्छा स्टेप है और बहुत बड़े पैमाने पे हमारा प्रोग्राम भी है। तो इसको हम लोग कह सकते हैं कि यस, इंडिया लेवल पे भी आप देख सकते हो, ऑल ओवर द वर्ल्ड लेवल पे भी आप देख सकते हो। क्योंकि एक काइंड ऑफ प्रेशर है ना कि हमें इमिशन कम करनी है, और इमिशन कम करने का सबसे अच्छा ऑल्टरनेटिव जो है वो रिनेबल ही है। तो इसकी डिमांड और इसका यूज़ ईयर ऑन ईयर ये बढ़ते ही जाएगा, नो डाउट। अगर रिनेबल की बात करें तो ये सेट किया गया है कि जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन है 2021 में, तो ये 30% तक ये प्रोवाइड करेगी। यानी कि बिगेस्ट शेयर हम लोग को देखने को मिलेगा पावर का। और रिनेबल की अगर हम लोग बात करें तो ये हाफ से भी ज़्यादा, यानी कि जो ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई है 2021 में, हाफ से भी ज़्यादा ये बढ़ने वाला है। और कैसे बढ़ेगा, तो ये जो सोलर पैनल है उसके साथ और विंड एनर्जी के साथ ये बढ़ने वाला है। चाइना की अगर बात करें तो चाइना में तो आप जानते हो कि ऑलमोस्ट हाफ द जो ग्लोबल इंक्रीज़ हो रहा है रिनेबल एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में, तो चाइना जो है वो उसका हाफ ही कंट्रीब्यूट करता है। यानी कि जितना भी हमारे रिनेबल सोर्सेज से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रहा है उसमें चाइना आगे है। उसके बाद यूएस है, फिर ईयू है, फिर इंडिया है। तो हम लोग 4th नंबर पे आते हैं। इट मीन्स कि हम लोग इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन करने के लिए रिनेबल सोर्सेज से जो हम लोग इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं वो हम लोग ऑल ओवर द वर्ल्ड में 4th नंबर पे आ रहे हैं। तो इसलिए आपको ये ध्यान भी रखना होगा कि ऑल ओवर द वर्ल्ड में सबसे तेज़ कौन है, तो चाइना और यूएस है। फिर उसके बाद हमारी जो है 4थे नंबर पे हमारी रैंक है। तो ये भी ध्यान रखना है कि हाँ, हम लोग कहाँ पे है और पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड में सब कोई कहाँ पे है। इलेक्ट्रिसिटी की अगर हम लोग बात करें तो इलेक्ट्रिसिटी का डिमांड जो है ना वो फास्टेस्ट ग्रोथ है। आज की डेट में आप देख रहे हो इलेक्ट्रिफिकेशन जो है वो इंडिया में बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहा है। इवन आप लोग ऑल ओवर द वर्ल्ड में देखो कि पहले जहाँ छोटे छोटे जगह तक भी इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, वहाँ तक भी इलेक्ट्रिसिटी का काम हो रहा है। और हमारे यहाँ तो सारे गाँव में भी इलेक्ट्रिसिटी का काम हो रहा है। तो ये फास्टेस्ट ग्रोथ देखने को मिला है, वो भी 10 साल से ज़्यादा में। तो इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड जो है वो बढ़ेगी। और वो भी आपको देखने को मिलेगा कि इस साल तो 4.5% से बढ़ रही है। इट मीन्स कि ऑलमोस्ट कहा जा रहा है कि 5 टाइम्स ग्रेटर है अगर हम लोग 2020 में अगर ये डिक्लाइन हुआ था। क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी डिमांड जो है वो लास्ट ईयर बहुत ज़्यादा घट गया था, लेकिन अब ये 5 टाइम्स बढ़ने वाला है। ऑलमोस्ट 80% जो प्रोजेक्टेड है वो इंक्रीज़ होगा। और जो कि 2021 में आप देखो कि ये आपका जो है इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड बढ़ेगी।
साथ ही आप देख सकते हैं कि कैसे इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन जो है एक साल में ये आपका चेंज हुआ है, कैसे बढ़ा है यहाँ पे। तो हर एक में देखते हैं, जैसे कि ये आपका डार्क ग्रीन जो है वो 2019-20 का है, लाइट ग्रीन आपका 2020-21 का है, और ये डॉट दिखा रहा है यानी कि ओवरऑल 2019 से 21 तक का। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि सोलर पैनल में अगर देखें तो 2019 में ज़्यादा था, उसके कंपैरिजन में अभी लास्ट ईयर कम हुआ है। और साथ ही साथ अगर हम लोग यहाँ पे विंड में देखें तो 2019 में कम था, अभी ये बढ़ा है। बायो एनर्जी में देखें तो 19 में कम था, 20 में बढ़ा है। हाइड्रो में देखें तो 19 में कम था, 20 में बढ़ा है। वहीं अगर कोल में देखें तो 19 में आप देख सकते हो कितना कम हो चुका था, और वही 20 में बहुत बढ़ चुका है। गैस की बात करें तो ये भी नेगेटिव में है, ये भी बढ़ा है। और न्यूक्लियर की बात करें तो ये भी घटा है और फिर बढ़ा है। और कोल की बात करें तो ये भी अभी घटा है, यानी कि डिमांड जो है कोल बेस्ड का वो यहाँ पे घट चुका है। तो इस ग्राफ को देखते हुए आपको ध्यान रखना है, क्योंकि क्वेश्चन काफ़ी बनते हैं। न्यूक्लियर की अगर बात करें तो न्यूक्लियर पावर भी रिबाउंड होगा 2021 में, और फिर से ये इंक्रीज़ होगा। साथ ही साथ अगर न्यूक्लियर की बात करें तो लार्जेस्ट सिंगल सोर्स है ये लो कार्बन जनरेशन का, तो इसलिए न्यूक्लियर का इस्तेमाल बहुत बढ़ने वाला है, क्योंकि कार्बन इमिशंस को जो है कम करना है। कार्बन इमिशंस की जो कार्बन की जो इमिशन है उसको कट डाउन करनी है, तो इसलिए ये बहुत ही अच्छा सोर्स है। इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन अगर हम लोग न्यूक्लियर रिएक्टर से देखें तो 4% तक ये कम हो चुका है, और सबसे ज़्यादा डिक्लाइन देखने को मिला है अब तक। और ये आप देखो कि 2011 में जो फुकुशिमा एक्सीडेंट हुआ था उससे भी बहुत ज़्यादा डिक्लाइन हो चुका है आज के डेट में न्यूक्लियर यूज़ का। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस रिव्यू। काफ़ी अच्छा ये टॉपिक था और काफ़ी अच्छा ये आर्टिकल था, जिससे आपको काफ़ी चीज़ें पता चला। चलिए एक बार फिर से हम लोग रिव्यू कर लेते हैं अपने आप में ही। ये जो ग्लोबल एनर्जी रिव्यू है, एनर्जी के बारे में अगर कहीं पे भी रिव्यू की जाती है और ऑल ओवर द वर्ल्ड में ओनली वन यहाँ पे एजेंसी है जिसको हम लोग इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी कहते हैं, तो इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के द्वारा ये रिव्यू किया गया। और इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी जो है ऑटोनोमस इंटरगवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि OECD फ्रेमवर्क के तहत आते हैं। इसके बारे में कुछ बेसिक है वो आपने देखा। की फाइंडिंग हम लोग देखें, और ये याद रखना है कि OECD का इंडिया मेंबर नहीं है, लेकिन इंडिया एसोसिएट मेंबर बना है इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी का, वो भी 2017 में। साथ ही अगर हम लोग इकोनॉमिक इम्पैक्ट देखें तो उसके बारे में हमने देखा कि सब कुछ तो बढ़ रही थी, बट घट क्या रहा था, तो कोल डिमांड। ऑयल की बात करें तो ये भी बढ़ते जा रहा है, फिर से रिबाउंड हो रहा है। कोल की अगर बात करें तो अभी तक तो ये घटा है। नेचुरल गैस की बात करें तो ये भी बढ़ते जा रही है इसकी डिमांड। रिन्यूएबल की तो खतरनाक बढ़ते जा रही है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड भी बढ़ते जा रही है और फास्टेस्ट ग्रोइंग भी है, और न्यूक्लियर की डिमांड भी जो है वो आपकी बढ़ती जा रही है। ओके, सो आई होप कि वो आपको आर्टिकल अच्छा लगा होगा, क्योंकि यूपीएससी का एक फेवरेट क्वेश्चन है, और कोयला, ये नेचुरल गैस और रिन्यूएबल एनर्जी, इस पे तो बात की ही जाती है, तो इसलिए उसको ध्यान में रखिएगा। चलिए एक और आर्टिकल देख लेते हैं, जो कि है इंडियन राइनो विजन 2020। इट मीन्स कि आप लोग देख रहे हो कि लेपर्ड को सेव करने के लिए, चाहे बहुत सारे एनिमल्स हैं जिसको हम लोग सेव करने के लिए, एलिफेंट को सेव करने के लिए, लेपर्ड को सेव करने के लिए, जितने टाइगर्स हैं, जितने हमारे यहाँ के चीता है, उन सबको हम लोग सेव करने के लिए काफ़ी तरीके के विजन्स लाए जा रहे हैं। तो ये विजन हमारा राइनो को सेव करने के लिए था, क्योंकि आपको पता है कि काफ़ी तरीके के राइनोज होते हैं, और हमारे यहाँ भी यूनिक राइनोज है। ओके, पहले देख लेते हैं इंडियन जो राइनो विज़न है 2020, ये ऑफिशियली कब आया था। तो बात किया जा रहा है कि जो 2 राइनो है उसको ट्रांसलोकेट करनी है, यानी कि पोबितोरा जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है आसाम में, उससे यहाँ पे निकालकर मानस नेशनल पार्क में इनको लेकर आना है। तो इसलिए इस तरीके से ये न्यूज़ में था। इंडियन राइनो विजन के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। ये 8 राउंड है राइनो ट्रांसलोकेशन का। इट मीन्स कि यहाँ पे 8 राउंड कहा जा रहा है, यानी कि 8 बार है, और उसको डिज़ाइन किया गया है राइनो टास्क फोर्स 2005 में 5 के द्वारा इसको डिज़ाइन किया गया है। और इसका एक ही टारगेट है कि जो राइनो पॉपुलेशन है उसको इंक्रीज़ करना। आप लोग देखते हो कि टाइगर रीलोकेशन की बात करते हैं, चीता रीलोकेशन की बात करते हैं, इवन हम लोग एक कंट्री से दूसरे कंट्री में भी रीलोकेशन की बात करते हैं। तो ये इसलिए भी करते हैं ना, क्योंकि मान लीजिए कि एक जगह रहते रहते वहाँ पे ऐसा नहीं लग रहा है कि उस प्रजाति की जो पॉपुलेशन है वो बढ़ेगी, और हम लोग को क्या करना है कि इतने इंपॉर्टेंट जितने भी एनिमल्स हैं, जितने भी स्पीसीज़ होते हैं, उनकी पॉपुलेशन को हम लोग को कंजर्व करना है, और इवन हम लोग को इंक्रीज़ भी करना है। तो कंजर्वेशन और इंक्रीज़ अगर हम लोग को करना है तो वो तभी हो सकता है कि जब इनका मन लायक जो है वो जगह मिल जाए, इनको मनपसंद जो जगह है। यानी कि कहने का मतलब है कि जैसे ये जहाँ पे भी रहते हैं, मेनली आपको आसाम वाले रीजन में देखने को मिलता है, तो वहाँ का क्लाइमेट वगैरह भी जिस तरीके का है, जैसे वहाँ की क्लाइमेट, जैसे वहाँ की वेदर है, जैसे वहाँ का वेजिटेशन है, जैसे वहाँ के जोग्राफिकल एरिया है, लोकेशन है, वो सारी चीज़ें मैटर करती है इस तरीके की स्पेसिस में ट्रांसलोकेशन करने में। तो ये डिज़ाइन किया गया है जिससे कि ये एम लगाया जा रहा है कि ठीक है 3000 तक हम लोग को पॉपुलेशन यहाँ पे अचीव करना है, 2020 तक ही करना था, वो भी 7 प्रोटेक्टेड एरिया में। और ये सारे 7 प्रोटेक्टेड एरिया आसाम के ही हैं। तो चलिए देख लीजिए, एक बार रिवाइज हो जाएगा आपका। सबसे पहले एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड द मोस्ट फेमस, काजीरंगा नेशनल पार्क, पोबितोरा नेशनल पार्क, ओरांग नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क, लोकवा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, एंड
बारुचपुरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड दिब्रू सिखोवा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो ये सब यहाँ पे 7 प्रोटेक्टेड एरिया है जहाँ पे देखो राइनोज को प्रोटेक्ट करने की बात की जा रही है। इसका एम है कि जो राइनो पॉपुलेशन की रिस्क है, यानी कि राइनो पॉपुलेशन कम क्यों हो रहे हैं, क्या थ्रेट है इनके लिए, तो उस तरीके की चीज़ों को यहाँ पे कम करना है। मेनली आप देखते हो कि पोचर्स है, इनको मारते हैं, साथ ही साथ इनके खाल वगैरह, इनके जो भी बॉडी पार्ट्स हैं वो लोग तस्करी वगैरह करते हैं, तो इस सारी चीज़ों से बचाना है उनको। एक्चुअली ये जॉइंट प्रोग्राम था आसाम फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर इंडिया एंड बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल है और इंटरनेशनल राइनो फाउंडेशन है, साथ ही साथ यूएस फिश एंड वाइल्ड लाइफ सर्विसेज है। तो इतने सारे जितने ऑर्गेनाइजेशन जो है वो यहाँ पे इंक्लूड है और इस तरीके के विजन को लेकर आए थे। फाइन। साथ ही आप देखो जो ट्रांसलोकेटेड राइनोज है वो हेल्प करेंगे उनको कि मानस नेशनल पार्क में कि वापस से उनको लेकर आए, जो कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट स्टेटस दिया गया है 2011 में। तो ये भी ध्यान रखना है कि जो नेशनल पार्क है, मानस नेशनल पार्क है, उनको यहाँ पे वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स जो स्टेटस है वो इनको प्रोवाइड किया गया है। अगर सक्सेस देखें कि चलिए इस तरीके का विज़न लाया गया तो कितना ये सक्सेस हुआ है, हमारा जो यहाँ पे टारगेट था हम लोग कितना अचीव किए, तो इंडियन राइनो नंबर अगर देखें तो ये बढ़ा है, बहुत ही खुशी की बात है। मोर देन आप देखो पहले 2575 था, लेकिन ये आप लोग देखो कि अब बढ़ चुका है 3550 से भी ज़्यादा है। इट मीन्स कि 9 साल में 38% तक हमारी राइनो की जो पॉपुलेशन है वो बढ़ी है। वेरी गुड। और उसके बाद अगर हम लोग वर्ल्ड वाइड फंड के अकॉर्डिंग देखें तो इंडिया का डेटा जो 2012 में है, बताया जा रहा है कि 91% से भी ज़्यादा जो आसाम की राइनो है और 80% जो इंडिया का राइनो है वो यहाँ पे कहाँ पाया जाता है, तो काजीरंगा में और कुछ जो है पवितोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में। तो लास्ट ईयर जैसे 2020 में आप देखे थे कि आसाम में फ्लड आ गई थी, तो उस समय ये भी न्यूज़ निकल कर आ रहा था कि फ्लड में बहुत सारे जो हमारे इंडियन राइनोज हैं ना वो बह गए थे, डूब गए थे, उनकी डेथ हो गई थी। तो फिर भी आप लोग देखो कि बहुत लार्ज संख्या में यहाँ पे मिलते हैं काजीरंगा में और कुछ जो है आपको पवितोरा में देखने को मिलेंगे। ये जो हमारा विजन प्रोग्राम था इससे क्या हुआ कि इनकी रीपॉपुलेट हो पाई, इनका पॉपुलेशन बढ़ पाया, इनको जो है एक सुटेबल क्लाइमेट सब कुछ मिल पाया। साथ ही आप देखो कि इनसे जो डेथ हो रहा था, यानी कि राइनोज की जो डेथ होती थी पोचिंग और सिकनेस के कारण, वो भी कम हो पाया। और साथ ही IUCN जो स्टेटस था इंडियन राइनोज का, पहले इंडेंजर्ड था 1986 में, अब 2008 में ये वनरेबल हो पाया। इंडेंजर्ड कहने का मतलब है कि एक अलार्म बच जाता है, यानी कि जो रिस्क अलार्म है वो बच जाता है कि हाँ देखिए अब इस प्रजाति की जो पॉपुलेशन है वो घटने वाली है, ठीक है। और फिर घटते जाते क्रिटिकली इंडेंजर्ड, जिसमें कि आप देखो कि 250 से भी कम अगर होते हैं स्पीसीज तो उनको क्रिटिकली इंडेंजर्ड कैटेगरी में इंक्लूड कर दिया जाता है। और इंडेंजर्ड कहने का मतलब है कि लमसम आपके 1000 पॉपुलेशन तो होते ही है, ठीक है, 1000 यहाँ पे काउंट करके होते हैं। तो ये आपका IUCN रेड लिस्ट में भी जो डेटा इनकी कैटेगरी है वो भी चेंज हो पाई, बहुत ही अच्छी बात है। इसके साथ साथ आप देखो कि ये पहला ऐसा नहीं है कि राइनो को कंजर्व करने के लिए ही मिशन लाया गया, इससे पहले भी बहुत सारे कंजर्वेशन एफर्ट्स लेकर आए गए हैं, उसके बारे में एक नज़र डाल लेते हैं। सबसे पहले है नेशनल राइनो कंजर्वेशन स्ट्रैटेजी। एक्चुअली ये मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के द्वारा 2019 में लॉन्च किया गया था, वो भी वर्ल्ड राइनो डेज में। अब आपको ये बताना है कि वर्ल्ड राइनो डे किस दिन हम लोग सेलिब्रेट करते हैं, ओके। और इसको हम लोग जो है कंजर्व करने के लिए, जो हमारे यहाँ वन हॉर्न्ड राइनोसेरस है उनको कंजर्व करने के लिए इस प्रोग्राम को लाया गया है। इसका एम यही था कि ये जो हमारे यहाँ पे वन हॉर्न राइनोज हैं उनको कंजर्व करना, और साथ ही साथ यहाँ पे 5 ऑब्जेक्टिव था कि उनके प्रोटेक्शन को और मजबूत करना, उनकी डिस्ट्रीब्यूशन रेंज को बढ़ाना, रिसर्च करना, मॉनिटर करना, और जो फंडिंग वगैरह है वो भी यहाँ पे पर्याप्त मात्रा में उनको प्रोवाइड करना। जो कंजर्वेशन इनिशिएटिव है, मेनली आप देखो कि राइनोज जो है वो ग्रासलैंड एरिया में रहते हैं, तो उनकी जो ग्रासलैंड मैनेजमेंट है वो अच्छे से हो सके, जिससे कि जो क्लाइमेट चेंज का नेगेटिव इम्पैक्ट है वो ज़्यादा इनको ना दिखे। साथ ही साथ आप देखो कि एक्टिव इंगेजमेंट है, यानी कि इंडिया और नेपाल में, जिससे कि हम लोग ये स्पेसीज़ को प्रोटेक्ट कर पाते हैं। अगर स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग देखें तो जो सिंगल पॉपुलेशन है राइनोज का वो सुकला पांटा, यानी कि ये नेपाल का है तो इसको ध्यान रखना है। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व्स इंडिया में है, और चितवान नेशनल पार्क ये नेपाल में है, और दुधवा जो कि इंडिया में है। ये आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पे सिंगल पॉपुलेशन है राइनोज की, और इसको पॉलिटिकल बाउंड्रीज जो दोनों कंट्रीज़ की है वो यहाँ पे सेपरेट करता है। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन इस स्टेटमेंट से बन सकता है कि इंडिया और नेपाल के जो बॉर्डर है उसके बीच बीच में कौन कौन से नेशनल पार्क है, और कौन कौन सी ऐसी यहाँ पे नेशनल पार्क है जहाँ पे आप देखो कि सिंगल पॉपुलेशन देखने को मिलेगा, या कौन कौन सी ऐसी रीजन है जहाँ पे सिंगल पॉपुलेशन ऑफ राइनोज मिलते हैं इंडिया और नेपाल के बॉर्डर में। सो ये स्टेटमेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा 2019 में ही न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन है एशियन राइनोज में, तो इंडिया जो है भूटान, नेपाल और इंडोनेशिया, मलेशिया के साथ कोलैबोरेट किए थे, जिससे कि यहाँ पे जो 3 स्पेसीज़ है एशियन राइनोज का उसको यहाँ पे इंक्रीज़ करना है उनकी पॉपुलेशन को, जिसमें से ग्रेटर वन हॉर्न राइनोसेरस भी था जो कि हमारे देश में पाए जाते हैं।
इसमें क्या था ना कि हेल्थ इश्यूज़, जो भी राइनोज़ का हेल्थ इश्यूज़ है उसके ऊपर स्टडी किया जा रहा है। और आप लोग देखो कि राइनोज़ को कुछ एक काफ़ी तरीके के डिजीज़ होते हैं, तो उस तरीके से जो वो बीमार पड़ जाते हैं ना, तो उनकी डेथ बहुत निश्चित है कि काफ़ी फ्रिक्वेंट तरीके से उनकी डेथ हो जाती है। तो वो समझना है कि उनको डिजीज़ेज़ क्यों होती है और उस डिजीज़ेज़ से बचाने के लिए उनको क्या कर सकते हैं। इसका एम यही था कि हमें वाइल्ड लाइफ जो फॉरेंसिक्स है उसको स्ट्रेंथन करना है, क्योंकि अब तक जो है रिसर्च करने में हम लोग बहुत पीछे रहे और मेनली हम लोग समझ नहीं पाते हैं कि जानवरों के ऊपर अगर कोई उनको अगर कोई डिजीज़ होता है तो उसको कैसे टैकल करना है। बहुत तरीके की इंजेक्शन जो है उनके लिए अवेलेबल नहीं होती है, तो इसमें हम लोग बहुत देर हो जाते हैं और फिर उसके बाद जो है उनकी जान चले जाती है। तो बेटर है ना कि हम लोग इस तरीके का कोलैबोरेशन लेकर आए, जिससे कि दूसरे कंट्रीज़ में अगर ये सारी ट्रीटमेंट अवेलेबल है, उनको अगर कुछ टेक्निक पता है, उनके पास अगर कुछ वैक्सीनेशन है, तो वो हमारे देश में उसको प्रोवाइड किया जा सकता है। और एट ए टाइम हम लोग इस तरीके से एटलीस्ट यहाँ पे डिजीज़ के कारण जो है वो राइनोज़ ना मरे, इस तरीके का हम लोग को प्रोग्राम लेकर चलना है। तो ये चीज़ें हम लोग देख चुके थे न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन में। फाइन, अब यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि कितने तरीके के यहाँ पे राइनोस से होते हैं। सबसे पहले तो हमारे देश में जो पाए जाते हैं, जिनको इंडियन राइनोस कहे या फिर ग्रेटर वन हॉर्न राइनो कहे, ये दोनों सेम है। तो ये आप देख सकते हो इनके बीच में इस तरीके का वन हॉर्न है, तो इसलिए इनको वन हॉर्न कहते हैं। 3 राइनो स्पेसीज है जो कि एशिया में पाए जाते हैं। पहला है सुमात्रान राइनो, जावान राइनो एंड इंडियन राइनो। तो इंडियन राइनो सबसे बड़ा है, यानी कि इसकी साइज़ जो है वो सारे राइनो से सबसे बड़ी है। एशियन राइनोस जो है वो एक्सेलेंट स्विमर है, बहुत अच्छे से स्विम करते हैं और ईजिली ये स्विम कर सकते हैं रिवर्स में। साथ ही ये इंडिया, नेपाल, भूटान, पाकिस्तान में पाए जाते हैं और हमारे देश में ये आसाम, वेस्ट बंगाल और यूपी में पाए जाते हैं। प्रोटेक्शन अगर स्टेटस देखें तो IUCN में वल्नरेबल है और साइट्स में अपेंडिक्स 1 में है और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन में भी शेड्यूल 1 में है। कमिंग टू द नेक्स्ट, सुमात्रन राइनो। ये आप देखो ये एशियन राइनो है, इसमें 2 हॉर्न है और साथ ही साथ IUCN स्टेटस क्या है, क्रिटिकली इंडेंजर्ड। एंड सेम एज फॉर जावान राइनोस, इट्स IUCN स्टेटस इज ऑल्सो under critically endangered and it is one horn. Okay, so please differentiate between 2 horns and 1 horns, it is very important. जैसे हमारा जो इंडियन राइनोस है 1 हॉर्न, वैसे ही जवान राइनो है वो भी 1 हॉर्न। ओके, वाइट राइनो आप लोग देखोगे जिसमें 2 हॉर्न है और ये नियर थ्रेटेंड है। और अगर ब्लैक राइनो की बात करूं तो इसमें भी 2 हॉर्न है, जो कि आपका अफ्रीकन राइनो कहा जाता है। ये आपका वाइट राइनो हो या फिर ब्लैक राइनो हो, दोनों ये अफ्रीकन राइनो कहा जाता है और क्रिटिकली इंडेंजर्ड यहाँ पे ब्लैक राइनो है। सो एक बार ध्यान से देखिए कि 1 हॉर्न जो है वो सिर्फ इंडियन राइनो और जवान राइनो में पाई जाती है। फाइन, अगर क्रिटिकली इंडेंजर्ड देखिए कि इनकी पॉपुलेशन ख़त्म होने वाली है, सो ये है हो गई आपकी सुमात्रन राइनो एंड जवान राइनो एंड ब्लैक राइनो। ठीक है, एशियन राइनो कौन कौन से है, तो यहाँ पे आपका ग्रेटर 1 हॉर्न राइनो है, सुमात्रन राइनो है और जवान राइनो है। अगर अफ्रीकन राइनो की बात करें तो ये वाइट और ब्लैक है। ठीक है, राइनो का डिस्ट्रीब्यूशन हमारे देश में आप लोग देख सकते हो कि कहाँ कहाँ पाया जा रहा है, तो ये काफ़ी बेहतर तरीके से बताया गया है। ये उत्तराखंड वाला रीजन है, यहाँ पे आप देख सकते हो, सॉरी ये यूपी वाला रीजन आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि इंडिया में यूपी में कहाँ है, तो पीलीभीत में है। नेपाल में आपका ये जगह हो गया, यूपी में आपका दुधवा हो गया, यूपी में आपका कतरनी घाट हो गया और नेपाल में ये बर्दरिया है। ठीक है, उसके बाद अगर वेस्ट बंगाल वाला रीजन देखें तो यहाँ पे आपका गोरुमारा है और जल्द प्रवाह है और बक्सा है। ठीक है, उसके बाद अगर हम लोग यहाँ पे देखें नेपाल और बिहार वाले रीजन में, तो यहाँ पे है और बिहार में वाल्मीकि है। एंड देन यहाँ पे आसाम में देखें तो मानस, पोबितोरा, ये तो हम लोग सब देख ही चुके हैं। बाकी सारे जो है आसाम में आपको देखने को मिलेंगे सारे लोकेशन। सो काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पे बताया गया है। आई होप कि राइनोज़ के बारे में भी आपको डिफरेंट चीज़ें समझ में आई होगी। प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखिए ये जो इन्फॉर्मेशन होते हैं ना बॉक्स के अंदर, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। सो प्लीज़ इसको तो एटलीस्ट आपको इग्नोर नहीं करना चाहिए। ओके, सो गाइज़ आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। देखिए नेक्स्ट जो आपका लेसन आने वाला है उसे मैं ज्योग्राफी का नाम दूंगी, जस्ट बिकॉज क्योंकि 2 आर्टिकल है और वो ज्योग्राफी टॉपिक के अंदर आता है, तो काफ़ी आपका उसमें एक समराइज़ भी हो जाता है और आपकी क्लियरेंस भी हो जाती है कि हाँ कौन सी टॉपिक यहाँ पे ज्योग्राफी का करंट अफेयर से रिलेटेड है। फाइन, तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये लेसन अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। फिर भी कोई डाउट, कोई सजेशंस अगर है तो ज़रूर आप लोग कमेंट कीजिए एंड मेक श्योर कि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है। सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि डेली बेसिस पे आपको 4 बजे यहाँ पे लेसन देखने को मिलेंगे एट एनी कॉस्ट। तो मिलते हैं कल हम लोग इसी तरीके से। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।